नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विथ वन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और फिर आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने पेडागोजी ऑफ ईवीएस प्लस ईवीएस के कितने थीम्स होते हैं, उसके कितने सब थीम्स होते हैं, उन सबको लेके मैंने जो भी कंटेंट है वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया। इवन सोशल स्टडी के भी जितने भी पेडागोजिकल इश्यूज थे वो भी कंटेंट, देन उसमें और भी एसएसटी के जो भी कंटेंट थे, एनसीईआरटी के, वो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग जाइए, गो थ्रू माय वीडियोस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सेकेंड पॉइंट आता है कि थैंक यू सो मच कि आपने सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा। आई होप आप लोग को अब जो है ईवीएस जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा होगा एंड यू कैन सी दैट हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, आज बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं पेडागोजी ऑफ ईवीएस बना लूं। दूसरी बात ये कि मौसम भी बहुत अच्छा है तो आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और आप लोग जो है, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, ऐसे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पोस्टपोन होगी, तो हम लोग सभी लोग यही मान के चल रहे हैं कि 5 जुलाई को ही एग्जाम होगा। सो इट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं है, हम लोग एग्जाम अच्छे तरीके से दे रहे हैं अगर आपकी प्रिपरेशन हो तो ये सारी चीजें। आइए आते हैं अपने पेडागोजी पे। ये क्लास 5th की बुक का है। और जो आप लोग इतना सोचते हो ना कि कहाँ से पेडागोजी पूछता है, क्या पूछता है, आपने कभी एनसीईआरटी की बुक को आप जब बुक खोलते हो तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर पढ़ने से पहले वो पहले फॉरवर्ड देता है, देन प्रीफेस देता है। वही चीज मैंने ली है और यही चीज पूछता है, इसे ध्यान से पढ़िए। दिया हुआ है, एनसीएफ सुझाती है कि बच्चों को स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये पॉइंट आता है कि नहीं कि देयर एजुकेशन मस्ट बी कोरिलेटेड विद देयर रियल लाइफ सिचुएशन। ये सारी चीजें उसके बाद से दिया हुआ है। ये सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाई हुई है। नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक इस बुनियादी विचार पे अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है, यानी रूट लर्निंग को ये नहीं प्रमोट करती है। उसके बाद से देखिए, इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। यानी चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन गिव देयर एक्सपीरियंस एज वेल एज दे कैन डू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। ये सारी चीजें। अब देखिए दूसरा जो है पैराग्राफ, वो ये बोल रहा है कि ये उद्देश्य, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को रोक के भी आप पढ़ेंगे और मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करेंगे। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करती है। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियमित दिनों की संख्या हकीकत बन सके। यानी ओवरऑल मैं बता दे रही हूँ इसकी समरी क्या है। ये बोल रहा है कि जैसे एक टाइम टेबल में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके बाद से जो शिक्षण विधियां हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमें पता ही है कि टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर की तरह मदद करता है। वो हमारे और टीचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत सम्मान का, स्नेह का, विश्वास का, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से दिया हुआ कि समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश है। इस कोशिश को और गहराने की यत्न में ये पाठ्य पुस्तक सोच, विचार, विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस। देखिए क्या दिया हुआ है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ग्रुप, उसके बाद से डिस्कशन ओरिएंटेड होना चाहिए। देन हाथ से की जाने वाली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। इसीलिए जब मैंने एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर कर रही हूं तो आप उसे सुनिए। ये देखिए, 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है ना कि फर्स्ट एंड सेकंड में ईवीएस नहीं लगता है तो थर्ड फोर्थ में लगता है, तो क्यों लगता है? तो ये देखिए, इसी का आंसर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक के एक विषय के रूप में देखती है। ओके, ये विषय विज्ञान किस रूप में देखती है? तो ये विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। यानी कि
मेक्स एज इन होलिस्टिक मैनर। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट देखता है, तो विज्ञान साइंस देखता है, सोशल स्टडी देखता है और एनवायरमेंट से जितनी भी रिलेटेड अवधारणा है उन सबको। उसके बाद से देखिए लिखा हो कि कक्षा 1 और 2 में ये विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से, किसके, भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए दिया हुआ है कि ये पाठ्यपुस्तक किससे बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वह रटने की मजबूरी से बचें। तो ये सारी चीजें। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, मीन्स दे शुड बी मोटिवेटेड, दे शुड बी provided opportunity so that they can learn and they must get platform। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद से देखो दिया हुआ है कि इस पुस्तक में दिए पाठों में आम जिंदगी, वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला गया। हाँ, आप मैंने तो पढ़ा दिया है 3rd, 4th, 5th EVS। तो आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखेंगे, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। मैंने उसमें 5th क्लास में एक डीजल एंड पेट्रोल का भी एक चैप्टर था, उससे भी रिलेटेड। इवन देखिए उसमें दिया हुआ है पानी से रिलेटेड, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, कन्वेंशनल, ये सारी कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आप इन सब को अभी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताया जाएगा, तो इसका भी मैं एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगी। जैसे हम लोग में जंगल था, जानवरों की सुरक्षा, फॉरेस्ट एक्ट जो था वो 2007 का, वो क्या बोल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं और इन सभी पे खुलकर बहस के भरपूर मौके हैं। माने कि बच्चों को किसी अगर चीज पे डिबेट करवाया जाए तो दे मस्ट गिवन द मोर अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी, उन्हें बहुत भरपूर जो है अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो अपने सुझाव, अपने जितनी भी चीजें हैं वो सब उन्हें रख सकें, इनके प्रति संवेदनशील हो और यही समझ बना सकें। तो ये सारी चीजें, ये देखिए 6 जो थीम है उसमें बांटा गया है, उसको मैं अलग से अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद से बोलता है ना कि आप लोग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि बच्चों का अवलोकन करने के लिए कौन कौन सा चीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एनसीईआरटी के बुक में मूल्यांकन के संकेतक दिए हुए हैं, तो आप जो है इसको देख लीजिए अच्छे से। मींस की इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, ये इसका इंग्लिश हुआ, ताकि मैं बाइलैंग्वेज हूँ, ताकि कुछ बच्चे जो है इंग्लिश में भी है उन्हें भी समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, यानी कि अवलोकन और रिपोर्ट करना। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वर्णन सुनना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप ऑप्शन में अगर पूछेगा कि अवलोकन बच्चे का कैसे किया जा सकता है, तो वो सारे आप अगर ये ऑप्शंस आपको याद है, ये पॉइंट्स, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 1 नंबर एकदम सही कर सकते हैं। चर्चा करने में देखिए क्या क्या आता है, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना, अभिव्यक्ति में यानी कि एक्सप्रेशन में आप क्या बना सकते हो, चित्र द्वारा, हाव भाव के द्वारा, सृजनात्मक लेखन के द्वारा, हाथों से कुछ बना के। उसके बाद से यहाँ पे देखिए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, माने विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। देन सहभागिता में क्या दिया हुआ है, जिम्मेदारी लेना और पहल करना, साथ मिलकर काम करना सीखना। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट इन ईवीएस देख रहे हैं। उसके बाद से देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे क्या सीखते हैं, मीन्स व्हाट विल चिल्ड्रन लर्न इन ईवीएस। मीन्स की कक्षा 5 में पाठ के दौरान तो अभ्यास है ही, साथ ही साथ पाठ के अंत में हमने क्या सीखा, भाग भी दिए हुए हैं, एग्जैक्टली दिया हुआ है। अंत में दिए गए प्रश्न नमूने के तौर पे ये बताते हैं। ये पूछा हुआ था कि लास्ट में हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज दिया होता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, तो इसका यही आंसर होगा कि अंत में दिए प्रश्न नमूने के तौर पे ये बताते हैं कि पाठ होने के बाद परीक्षा में भी किस तरह के प्रश्न या गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर को मात्र सही गलत के रूप में ना आके, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो ये ना माना जाए कि वो स्टूडेंट फेल है, इट मींस कि वहां का जो सिस्टम है वो फेल हुआ है, ये ईवीएस में माना जाता है पेडागोजी में। उसके बाद से बस सही और गलत इस बेस पे आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, उस एक रूप में हम उसे नहीं आंक सकते हैं। बच्चों के अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट, स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति, किसी बात के लिए तर्क, प्रयोग के बाद उसके परिणाम आदि ऐसे अवसर दे जिनसे गुणात्मक रूप से हमें पता चले कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। आकलन के लिए संकेतकों की एक सूची यहाँ पे जो हम लोग ने पहले पढ़ ली वो दी हुई है, और जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बच्चे वास्तव में ये विषय कैसे सीख पा रहे हैं और उन्हें कितनी मदद मिल रही है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद से देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम सबसे पहले किससे सोशलाइजेशन आता है, तो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स से आता है। दूसरा हमारा जो होता है वो स्कूल होता है।
तो उसमें सोशलाइजेशन के सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक कम्युनिटी सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें देखिए क्या क्या आ जाता है, अ डॉक्टर, अ फार्मर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन डिस्कस अबाउट प्लान्स टू हेल्प देम नो मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो अगर कोई ऑप्शन में अगर ऐसे पूछता है जिसमें कम्युनिटी रिसोर्स दी हुई है तो आप उस ऑप्शन को टिक जरूर मारें, क्योंकि वो आंसर सही होता है। यानी ईवीएस में आप कम्युनिटी रिसोर्स के थ्रू भी जो भी अवेयरनेस है उन सबको क्रिएट कर सकते हैं, जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके, डॉक्टर्स को, फार्मर्स को, तो इस तरह से क्या हम अपने एनवायरमेंट के प्रति जो भी अवेयरनेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स का ये फंक्शन होता है ईवीएस में। और हम ईवीएस को किस मैनर में देखते हैं, तो वी कैन जो उसको समग्र रूप में देखते हैं, मीन्स कि वी सी ईवीएस इन एन होलिस्टिक मैनर, इस मैनर में देखते हैं। उसके बाद से तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने बताया। तो ये पूरी पेडागोजी थी, यानी कि बच्चे का रूट लर्निंग नहीं हुआ। एनसीएफ की इस चीज को प्रमोट करता है कि जो बच्चा जो है उसके बाहरी जिंदगी से उसे कोरिलेट किया जाए। उसके बाद से देखिए आप लोग आगे पढ़े होंगे, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीम है, यानी कि देयर आर 6 थीम्स इन ईवीएस। तो कौन कौन सा, पहले परिवार एवं मित्र है, सब थीम भी दिया हुआ है। तो परिवार एवं मित्र का कौन कौन सा सब थीम है, यानी कि संबंध है, जानवर है, पौधे, कार्य एवं खेल है। दूसरा हमारा भोजन आ जाता है थीम। तीसरा आश्रय या आवास है। चौथा हमारा पानी है। पांचवा हमारी यात्रा है। और छठवां चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि पहला आ जाता है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स देखिए बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। थीम से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछेगा, इसीलिए आप वीडियोस प्लीज देखिए ताकि आपको बहुत मदद मिलेगी। तो परिवार और मित्र यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया। उसके सब थीम क्या है, संबंध है, रिलेटिव्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, और उसके बाद से प्ले एंड वर्क, ये सारी चीजें हैं। दूसरा हमारा फूड है। तीसरा हमारा शेल्टर है। देन पानी है। उसके बाद से यात्रा है, ट्रैवल है, एंड और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हमारे थीम्स थे जो ईवीएस के थे। इसके सब थीम्स भी हम लोग ने पढ़ लिया। तो ये पूरा ईवीएस का पेडागोजी है। तो आई होप जो 15 मार्क्स का कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस है वो भी आपने देखा होगा। इसे भी आप देखिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए। और हमेशा जो है ईवीएस में अगर हम पेडागोजी की बात करते हैं तो वो रूट लर्निंग को प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद से देखिए आप रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने बोला था, ये देखिए इसको पढ़ लेते हैं पहले। प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन, हाथों की गतिविधियां या चित्र पढ़ना। तो इसमें बताइए आप जो प्रयोग मूल्यांकन करेंगे उसके संकेतों में से एक है, तो क्या कौन सा ऐसा प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, हाथों की गतिविधियां, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो ये हम लोग ने पढ़ा ईवीएस के पेडागोजी में की है। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है पेडागोजी में। लोग सोचते हैं कि या तो शायद कंटेंट हार्ड होता है या फिर पेडागोजी हार्ड होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वीडियोज मैंने बना दी हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अपने शेयर किए हैं, आप उसे देखिए। आप 30 आउट ऑफ 30 पाएंगे। आप ईवीएस हुआ, साइकोलॉजी हुआ, कुछ में भी आप पा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीजें हैं। बारिश तो हो रही है आजकल, रेनी सीजन है ही, और तो आप लोग को ऐसे गर्मी वाली बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग पढ़ें, ईवीएस पढ़ें, जो भी पेडागोजी है वो मोस्टली कोरिलेट करता है एक दूसरे पेडागोजी से। तो ऐसा नहीं है कि हमको सोशल स्टडी में दूसरी पेडागोजी पढ़नी है, देन और सारे सब्जेक्ट्स में कोरिलेटेड पेडागोजी है। उसके बाद से देखिए बाला एक पूर्ण रूप क्या है? बाला जो है वो पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार का भी पूछा भी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। देखिए ब्रेल लर्निंग एड के रूप में, बिल्डिंग लर्निंग एड के रूप में, या ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट है, या फिर ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट है। तो देखिए बाला का मतलब कि बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल, बी ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अधिगम की प्रक्रिया जब हम चलती है तो उसमें बिल्डिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन लर्निंग। तो कैसे रोल? हम कहीं ऐसा तो है नहीं कि हम छत पे पढ़ लेते हैं या फिर कहीं बाहर तरीके, कोई ना कोई बिल्डिंग में ही तो हम पढ़ाई करते हैं। तो वो बिल्डिंग जो है हमें बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लर्निंग में
जो पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो ये बाला का फुल फॉर्म क्या हुआ, बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने इसमें पढ़ ली। आई होप आप लोग को जो ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप पेडागोजी ऑफ ईवीएस प्लस थीम्स इन ईवीएस, सब थीम्स इन ईवीएस, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कंटेंट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है सारे वीडियोस के गो थ्रू जाइए, सबको आराम से देखिए, सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और कोशिश यही करनी है आपको कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ नहीं आ रही है तो उसको ट्रिक वाइज नेमोनिक्स के थ्रू पढ़िए। कुछ तो मैंने ट्रिक्स और नेमोनिक्स प्रोवाइड भी करवाए हैं, और अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ा तो मैं बीच बीच में वीडियोस डालती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो आप पॉजिटिव रहिए, स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल, और उसके बाद से आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हार्ड नहीं है। और हम लोग जो है सीटेट में बहुत मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आई होप बहुत अच्छा करेंगे। सो प्रिपरेशन करते रहिए, और बारिश तो होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।